नमस्कार। 13 जून को वर्ल्ड फैटी लिवर डे के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही यह बहस छिड़ गई कि फैटी लिवर की समस्या एक महामारी का रूप ले रही है, चाहे शराब पीने की वजह से हो या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फैटी लिवर रिवर्सेबल है, यानी इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है, वह भी बिना दवा के। कैसे, ये आज हम बताएंगे। इसके लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पहले आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ आज डॉक्टर BS पांडे हैं। मेडिसिन में MD डॉक्टर पांडे गृह मंत्रालय में एडिशनल DG मेडिकल रह चुके हैं। उन्होंने CRPF, BSF, SPG, NSG जैसे कई पारामिलिट्री फोर्सेस में मेडिकल डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर पांडे। हमारे साथ दूसरी पैनलिस्ट बेंगलुरु की डॉक्टर अत्रेई निहार चंद्रा है। डॉक्टर अत्रेई क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डायबिटीज एडुकेटर और नेचुरोपैथी फिजिशियन भी हैं। आपका भी स्वागत डॉक्टर अत्रेई। नमस्ते। मेरा पहला सवाल डॉक्टर BS पांडे से है। जैसा कि हमने अभी कहा डॉक्टर साहब कि फैटी लीवर जो है, ये जो समस्या है, ये एक महामारी की तरफ फैल रहा है। कोई खास वजह है? नॉन अल्कोहलिक भी हो रहे हैं, कोई खास वजह है क्यों इस तरह से फैल रहा है? सबसे बड़ी वजह है लाइफस्टाइल डिसीज। और ये बीमारी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, इसको वर्ल्ड वाइज बीमारी है। परंतु अभी कुछ वर्तमान में या कुछ सालों से इसकी जो मात्रा है या इसकी परसेंटेज है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हमारे जीवन पद्धति में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। और इन परिवर्तन के कारण, जैसे अभी हम अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, अब हम डेवलपिंग कंट्री हो गए एंड वी आर एस्पायरिंग। ऐसा हम सोच रहे हैं कि कुछ सालों में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ है कि 47 तक हमारा देश डेवलप्ड हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जीवन के रहन सहन और पद्धति में प्रभावित होते हैं। इसके कारण जो है, और कई बीमारियों के कारण भी फैटी लिवर होता है। तो फैटी लिवर का मतलब ये होता है कि लिवर में नॉर्मली कुछ अंश चर्बी या वसा होता है, परंतु उसकी जब मात्रा एक सीमा से अधिक होने लगती है तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कई बीमारियों की वजह से भी होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या उसे फैटी लिवर होने का खतरा रहता है? और अगर डायबिटीज के साथ साथ फैटी लिवर है तो वो कितना खतरनाक होता है? देखो, लिवर की जो फैटी लिवर है, ये डायबिटीज, और ये समझ लीजिए कि मोटे तौर से 70% डायबिटिक पेशेंट्स आर फैटी लिवर। तो उनको करीब करीब 60-70% डायबिटिक पेशेंट, यदि उनकी गहराई से जांच की जाए तो उनको साथ में फैटी लिवर भी मिलेगा। अब फैटी लिवर से होता क्या है कि फैटी लिवर से सिर्फ लिवर की नहीं, लिवर के इसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा लिवर की बीमारियां भी बढ़ा देता है। तो एक्स्ट्रा लिवर की या एक्स्ट्रा हेपेटिक डिसीज जिसको कहते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज होते हैं, उससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है। किडनी की बीमारी हो सकती है, उसको क्रानिक किडनी डिसीज कहते हैं, क्योंकि उसमें एक एक्सेस प्रभावित होती है और एक्सेस से हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी हो जाते हैं। कोलोरेक्टल है, तो इससे कई बार ऑस्टियोपोरोसिस है। तो कई बीमारियां और जन्म ले सकती हैं इसके साथ में। और जो डायबिटीज है, उसका कंट्रोल इसके साथ यदि नहीं होगा तो आगे पीछे डायबिटिक कंट्रोल भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अत्रेई, नमस्ते सर। नमस्ते। हमारा जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, ये लाइफ स्टाइल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और फैटी लीवर की समस्या जो है वो परहेज पर बहुत टिका हुआ है। किस तरह का डाइट होना चाहिए जिनको फैटी लीवर ऑलरेडी है?
जिनको फैटी लिवर ऑलरेडी है उनके जी। केस में सबसे पहले तो उनको गेहूं या वीट का परहेज है क्या वो पहले पता करना चाहिए। सो 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज ओ एज अ ब्लड ग्रुप, एंड ओ ब्लड ग्रुप को दूध से और वीट से तकलीफ होती है। दे आर लैक्टोज एंड ग्लूटेन इंटॉलरेंट। एंड आज की दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें पैक्ड फूड आ रही है, एंड मोस्ट ऑफ देम ज्यादातर मैदा यूज होता है। काफी लोगों को मैदे से एज वेल एज वीट से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, स्पेशली ओ ब्लड ग्रुप को बहुत तकलीफ होती है। एंड उनका मेजर कारण होता है गेहूं लेना। सो अगर आपको फैटी लिवर है, और पहले तो आप अपना ब्लड ग्रुप देखिए। ब्लड ग्रुप के हिसाब से अगर डाइट होता है तो काफी चीजें बैलेंस हो जाती है। ऑल्सो विटामिन डी अगर 50 के नीचे होता है और B12 450 के नीचे होता है तो डाइजेशन किसी भी व्यक्ति का खराब होता है और स्लो डाउन ग्रेजुअली होने लगता है। इसलिए अपना B12 450 के ऊपर रखे और विटामिन डी 50 के ऊपर रखे, तो 450 और 50 के ऊपर रहेगा तो डाइजेशन करना इजी होगा। सो अगर ये दो चीजें होने के बाद भी अगर फैटी लिवर आ रहा है, पानी का TDS देखना चाहिए लोगों को। आजकल इंडिया में पानी का TDS बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर हायर वाटर TDS जाएगा तब भी फैटी लिवर में इम्पैक्ट आता है, बिकॉज डाइजेशन में बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे हैं लोगों को। पानी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सो pH एंड TDS ऑफ द वाटर एक बार अगर ध्यान रखेंगे तो वो इजी पड़ेगा। थर्डली, फाइबर इनटेक लोगों का काफी कम होता जा रहा है खाने में। सो जिनको भी फैटी लिवर है, कुक्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट इनटेक करने से काफी ज्यादा सुविधा होगी इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग फैटी लिवर। तो ज्यादातर जब मैं पेशेंट्स के साथ काम करती हूँ, आई फर्स्ट सी कि उनका अगर फाइबर, उनके रिपोर्ट्स में आए हैं कि उनका फाइबर इनटेक कम है। सो अगर फाइबर इनटेक कर ले तो इट वुड बी इजियर टू मैनेज। डॉक्टर अतरई, हमने देखा है कि अगर किसी को फैटी लीवर है हाँ जी। तो डॉक्टर उनको डेयरी प्रोडक्ट लेने से मना कर देते हैं, यहाँ तक ये भी कहते हैं कि आप चाय भी बिना दूध के पिए। Of course, that's what I was saying. Lactose intolerance is a major issue. Post pandemic, कोरोना के बाद लोगों का मोस्टली किसी ने विटामिन D B12 लिया नहीं है जब पैंडेमिक था, क्योंकि और घर से बाहर गए नहीं है, सनलाइट मिली नहीं है। एंड उस तरफ से काफी लोगों को काफी इम्यूनिटी इश्यूज आने लगे। सो टोटल आईजी मार्कर करके एक मार्कर होता है, वो इंफ्लेमेटरी मार्कर होता है। अगर HSCRP CRP और टोटल आईजी हाई है तो उस व्यक्ति को दूध नहीं लेना चाहिए। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। द मोस्ट कॉमन एलर्जी इन इंडिया इज मिल्क इंटॉलरेंस, दूध से एलर्जी होना। एग वाइट्स, जो वाइट पोर्शन होता है अंडे का उससे, पीनट्स, इन सबसे, इन तीनों से, और कैसीन, ये चार चीजों से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। इनफैक्ट जो लोग बहुत फिटनेस भी करते हैं ना उनको भी ये इशू आता है, क्योंकि उनके गट में डाइजेशन स्लो डाउन हो चुका है ऑफ लैक्टोज। तो मिल्क इज द फर्स्ट थिंग दैट गोज अगर लिवर में इशू है तो। सब मतलब चाय में दूध लें वो भी नुकसान कर जाता है। बहुत ज्यादा सर, एंड TDS बहुत ऊपर जाता है जब आप चाय में TDS ले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इधर ब्लैक कॉफी है, ये तो फिर भी चाय नहीं है। अगर मैं इसमें बेसिक TDS मीटर डालूं, एंड ये 0 है सर। अगर मैं इसमें TDS मीटर डालूं, ये आ रहा है 311 तक सर। अगर इसमें दूध भी जाएगा तो ये 350 400 तक पहुंच जाएगा। अगर इतना हाई TDS और पीएच, जितना हाई TDS होता है पीएच उतना कम होता है। अगर ये एम्प्टी स्टमक जाएगा तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज, एंड गैस एसिडिटी होगी एंड क्रॉनिक कंटिन्यूअसली होगी तो सर इश्यू आएगा। सो एंड इंडिया में हम लोग बहुत ज्यादा दूध और चाय पीते हैं। सो अगर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा। अगर चाय कॉफी लेना भी है तो उसे पोस्ट ब्रेकफास्ट या पोस्ट लंच ले सकते हैं, सो दैट नुकसान कम हो उस चीज का। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कॉफी जो है वो एक तरह से मेडिसिन का काम करता है फैटी लीवर में। कर सकता है अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं तो, प्रपोर्शन वाइज थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के पास
चल सकता है, बट एम्प्टी स्टमक चाय हो, कॉफी हो, एप्पल साइडर विनेगर हो, वार्म वाटर, हनी लेमन हो, कुछ भी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लंबे समय तक लेना नहीं चाहिए, अब नुकसान करता है। इसलिए समझ में आया कि आपके शहर बेंगलुरु में लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, चाय कम पीते हैं। बट वो लोग हम लोग इतनी सी ही पीते हैं, एंड दैट गोज पोस्ट ब्रेकफास्ट। वो एम्प्टी स्टमक अभी जो कल्चर हो चुका है, सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक चाय कॉफी जा रही है, तो अब वहां से इश्यू स्टार्ट हो रहे हैं सर। अगर वो एम्प्टी स्टमक ना जाए, खाली पेट ना जाए, तो उसका नुकसान कम होगा। डॉक्टर पांडे, यस। हमने देखा मैं है कई लोग ऐसे हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, पतले दुबले हैं, ओबेसिटी की भी शिकायत नहीं है, लेकिन फैटी लीवर है और वो अल्कोहलिक भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या मैं डॉक्टर अत्रे, क्या मैं आपके उसमें चाय के बारे में कुछ और बोल सकता हूँ? यस फिर सर, यस सर, प्लीज सर। Dr. Kishore, before I answer your this question, lean fatty liver, चाय एक बहाना है। नॉर्थ इंडिया में ऐसा है कि जो व्यापारी हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनको चाय बार बार पीना है। कोई आया है तो उसके साथ में वो एक तरह से ये वेलकम ड्रिंक हो गया है। तो उससे होता क्या है कि सिर्फ दूध के साथ में उसमें जो, यदि आप सोचो एक चाय में 1 चम्मच चीनी होगी और एक आदमी या एक सज्जन जो है दिन में 4 या 5 चाय लेते हैं, तो 5 या 6 चम्मच तो चीनी चली जाती है। तो शुगर तो बहुत बड़े फैटी लिवर का एक कारण है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो दूध में मैडम ने, डॉक्टर आत्रे ने जो बताया, उसके साथ में जो है दूध में लिपिड होता है। तो नॉर्मली कहा गया है गाय का दूध, उसमें थोड़ा वसा कम होता है, 4-5% होता है। भैंस के दूध में तो बहुत ज्यादा होता है। तो यदि टोन मिल्क यूज हो रहा है तो दैट कैन बी वेल टॉलरेटेड, वन थिंग। ग्रीन टी इज वेल टॉलरेटेड, वन थिंग। ब्लैक टी कैन बी used in that case, and then sugar should be prohibited. Now, Dr. Kishore, your question regarding the lean fatty liver, this is what we called is paradox. हमारे यहाँ इसको पैराडॉक्स या एक तरह से अनहोनी तरह की एक बात है। जो अल्कोहल भी नहीं लेते और जो जिनमें इस तरह बीमारी के कोई कारण नहीं पाए जाते हैं, फिर भी उनको फैटी लिवर होता है। तो लीन फैटी लिवर, इसमें एक तो जेनेटिक कारण कर सकते हैं, कई फैक्टर के इंटरएक्शन से इस तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक है, इन्वायरमेंट है, डाइट है, इम्यूनिटी है। एक तरह की एक थीसिस आई, डबल हिट थीसिस। इसमें एक तो लिवर सेल सेंसिटिविटी टूवर्ड द फैट, जो थोड़ी सी जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, जो लिवर के सेल होते हैं, वो चर्बी के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, और उस चर्बी के सेंसिटिव हो जाने से उनके लिवर को भी बहुत नुकसान होता है। तो कई बार ये सब चीजें जो हमने बताया, इम्यूनिटी, आपका जीन्स, इन्वायरमेंट एंड लाइफ स्टाइल इज आल्सो मेजर पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर। इस सब के बावजूद यदि वो कोई व्यायाम नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो भी फैटी लिवर होने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मन में उठ रहा था कि क्या फैटी लीवर की समस्या रिवर्सेबल है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसको कई बार बहुत आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग या हमारे जो देशवासी हैं किसी और बीमारी की जांच कराने जाते हैं, और उनको अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले जो रेडियो डायग्नोसिस सेंटर है, पहले फैटी लिवर डायग्नोस कर देता है। तो ये जो फैटी लिवर है, इसकी कई स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए ऐसा भी कहते हैं कि स्टेज 1 में नॉर्मली जो फैट होता है वो 5% से ज्यादा होता है। तो इसको NFLD कहते हैं हम लोग उसको, मेडिकल भाषा में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। इसमें करीब करीब 5% से ज्यादा चर्बी होती है, और लिवर सेल में
कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं होता है, परंतु वो थोड़ी सी स्वेलिंग आ सकती है, बलूनिंग हो सकती है, और ये बड़ी रिवर्सेबल अर्ली स्टेज है, और ये इनवेरिएबली काफी लोगों में पाई जाती है। मतलब हमारे देश में करीब करीब 12 से लेकर 30% तक हो सकती है, मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है, इस तरह की चीज है। इसके बाद यदि इसको जो बढ़ाने वाली या इसको जीवित रखने के लिए कोई और जो परिस्थितियां हैं वो यदि नियमित रहती हैं, तो नैश एक स्टेज है, या स्टेज 2 फैटी लिवर कहेंगे हम। स्टेज 2 में क्या है कि वो लिवर सेल की जो बलूनिंग या स्वेलिंग के साथ में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है। कई बार इस सूजन के साथ में थोड़ा सा फाइब्रोसिस भी कहीं कहीं हो सकता है, तो ये स्टेज भी रिवर्सिबल है। ये दो स्टेजें तो करीब करीब कंप्लीटली रिवर्सिबल हो गई। और स्टेज 3 है जो कि फाइब्रोसिस होता है या स्कारिंग जिसको कह सकते हैं, वो स्टेज जो है उसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो जो है रिग्रेस कर सकते हैं। और सिरोसिस ऑफ लिवर है, कैन नेवर बी रिवर्टेड टू नॉर्मल। इनमें कई बार लाखों रुपया खर्च करने के बाद नॉर्मल जीवन नहीं आ सकता है। तो पहले तो लिवर के जो फैटी लिवर की स्टेज कौन सी है, वो उस स्टेज में कितना रिवर्सिबल है ये होगा। तो स्टेज 1 या स्टेज 2 आर NAFLD एंड NASH, दे आर completely reversible. Fatty liver fibrosis and cirrhosis, they are not reversible, but to some extent they can be regressed. डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे हाँ, कि लीवर की स्थिति, जैसा कि अभी आपने कहा अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, क्या लीवर की स्थिति जानने के लिए LFT और अल्ट्रासाउंड ही काफी है या इसके साथ कुछ और कराना चाहिए? आपका प्रश्न सामयिक है। अभी हमारे यहाँ, अब देखिए, आपसे हमने कहा कि ये जो बीमारियां हैं अब लाइफ स्टाइल डिसीज है, तो नॉर्मली तो सिर्फ यदि आप फैटी लिवर की जांच कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और आपका ब्लड काफी है। परंतु अब जैसे मैंने कहा कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, ओबेसिटी के साथ एसोसिएट या उसके साथ में जुड़े हो सकते हैं। तो यदि उन बीमारियों की संभावनाओं के साथ यदि फैटी लिवर है तो उनकी भी जांच उपयुक्त होगी। तो सिर्फ लीवर के लिए या फैटी लिवर जानने के लिए तो अल्ट्रासाउंड सफिशिएंट है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इकोजेनोसिटी आ जाती है, उससे हमको पता चल जाता है। कई बार लिवर फंक्शन ना भी डिरेंज हो तब भी फैटी लिवर होता है, और उसको अल्ट्रासाउंड के स्टेज से पता कर लेते हैं। डॉक्टर पांडे, आपने कई सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी सेवाएं दी। एक बात आपसे जानना चाहता था कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस में भी, जैसे BSF है, CRPF है, NSG है, कमांडोज, वहां भी आपने देखा है जवानों और अधिकारियों में फैटी लिवर की शिकायतें आपको मिली हैं? फैटी लिवर तो नॉर्मली माने स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये हमारे देश में करीब करीब 30% है, तो वहां भी हो सकता है। परंतु इन सब संगठनों में एक चीज बहुत अच्छी है, इसमें मेडिकल कैटेगरी होती है। तो यदि वो रिवर्सिबल स्टेज पे है तो वो रिवर्स कर लेते हैं। दूसरी बात, इसमें एक और रोकथाम की व्यवस्था होती है, जो उनके यहाँ प्रॉपर एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इनको PT परेड और आउटडोर में इनको जाना होता है। तो कई बार आपने देखा होगा, पुराने जमाने में हमारे यहाँ घी वगैरह खाते थे, परंतु उसको वो पचा लेते थे, या उसका एनर्जी हमारे शरीर में व्यायाम और हमारे काम की क्षमता के लिए उपयोग होती थी। अभी क्या है कि ये फोर्सेस में जो इस तरह की कार्य क्षमता है कि उनके पास जो कैलोरी को यूज करने की काफी संभावना रहती है। परंतु स्टेज 1 और स्टेज 2 काफी कॉमन है। स्टेज 3 बहुत कम है, निग्लिजिबल है, क्योंकि उसके बाद उनकी मेडिकल कैटेगरी बहुत सख्त हो जाती है। कई बार उनको प्रमोशन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो लोग बाग इसके बारे में खुद ही जागृत रहते हैं
और डॉक्टर लोग उनको समय समय पर बताते रहते हैं। डॉक्टर अत्रेई, अगर किसी को डायबिटीज है हम्म और वो हाइपरटेंसिव भी है हम्म और फैटी लिवर भी है, हम्म तो ऐसे में डाइट बैलेंस कैसे करें? तीनों इंटर रिलेटेड है। एंड इन सारे चीजों में सबसे पहले उनका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमेशा रहेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन तीनों चीजों में सबसे पहले उनको देखना है कि इफ दे आर हैविंग डिनर बाय 7:30, अगर रात का डिनर 8, साढ़े 8, 9 बजे हो रहा है और वो साढ़े 10, 11 बजे तक सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती है और ना ही डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सबसे पहले डिनर को 7:30 बजे करना चाहिए। जिन्हें भी डायबिटीज है उन्हें सुबह 9 बजे के पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। दोपहर को 1 से 1:15 के बीच में लंच हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 1:15। इवनिंग स्नैक इज जनरली 4 o'clock to 5 o'clock के बीच में, एंड डिनर 7:30 इज अ मस्ट। अगर ये तीन तीन, चाहे कोई और बीमारी क्यों ना हो, अगर एक से ज्यादा किसी को बीमारी हो रही है तो उनकी बॉडी डाइजेशन बिल्कुल नहीं कर पा रही है खाने का, इसलिए उन्हें सबसे पहले अपना जो डिनर टाइम है उसे 7:30 करना चाहिए। अगर जैसे आप कुछ किसी पुजारी के पास जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपको इस मुहूर्त से इस मुहूर्त के बीच में पूजा करनी है, आप उसके बाद करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। दैट गोज फॉर डाइजेशन ऑल्सो। जिनका डाइजेशन स्लो है, 8 और 8:30 में बहुत डिफरेंस होता है। सो जिनका डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है या फैटी लिवर है, उनका डिनर 7:30 होना चाहिए। काफी जगहों पे जब बहुत सारी मेडिकेशंस होती है, 7 से पहले अगर डिनर होता है ना, तो उसमें भी गैस्ट्रिक एंड एसिडिक इश्यूज चालू हो जाते हैं। जब लोग 10 से ज्यादा दवाइयां लेते हैं दिन में, उनके केसेस में भी फैटी लिवर आ जाता है, बिकॉज वो डाइजेशन नहीं कर पाते। हर एक इंसान जिनका डाइजेशन स्लो हो जाता है, उन्हें फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो सबसे पहले तो विटामिन डी, B12 का ध्यान रखें, सो दैट डाइजेशन हो। दूसरी बात, 7:30 तक डिनर ली जाए तो इजी पड़ेगा। तीसरा, नींद। 7.5 से 8 घंटे की नींद हर एक इंसान को चाहिए फॉर अ प्रॉपर डाइजेशन। फियासिस या पॉटी बनाने का जो प्रोसेस है बॉडी में, वो 6 से 6.5 घंटे का होता है। तो जिसकी नींद 6 घंटे से कम है, उसे फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चौथा, पानी का इंटेक। अगर आपका वजन 20 किलो है तो 1 लीटर, 40 है तो 2 लीटर, 60 है तो 30 लीटर। रफली हर एक इंसान का इंडिया में वजन 30 लीटर, सॉरी 60 केजीज है। तो अगर 60 केजीज की वजन हो रही है तो 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक होना चाहिए। पानी का इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड मेकिंग श्योर कि आप रेगुलर बाउल मूवमेंट हो आपका। हर एक इंसान जिनका बाउल मूवमेंट इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक एंड बाकी फ्लेयर अप होते हैं, फैटी लिवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिस ऑल्सो गोज फॉर पाइलूरी एंड अदर इन्फेक्शंस। जहाँ पे भी स्टमक और गट रिलेटेड इन्फेक्शंस आते हैं, उनके फैटी लिवर, सबसे पहले उनको फैटी लिवर आता है, फिर गट हेल्थ इश्यूज, बाउल मूवमेंट इश्यूज चालू होते एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर अत्रेई, हैं। अगर किसी को फैटी लिवर की शिकायत है, तो हम्म। क्या वो सब्जी में, दाल में तड़का लगाने लायक तेल भी नहीं खा सकता है? अगर खा सकता है तो सबसे अच्छा तेल कौन सा माना जाता है लीवर के लिए, जो घर में यूज करते हैं? सर, ऐसे तो ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से एनी ऑयल जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो उसको आप यूज कर सकते हैं, एंड इट हैज टू बी रेगुलेटेड विद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट के हिसाब से। एंड दिस डिपेंड्स ऑन, मोस्टली इंडिया में जो मैंने देखा है, लोगों को सनफ्लावर सीड्स की आजकल बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, पीनट सीड्स की बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है। जिसे सनफ्लावर सीड्स और पीनट सीड की एलर्जी है, उस इंसान को कोकोनट ऑयल या राइस ब्राइन ऑयल लेना पड़ता है। सो दिस, जिन्हें भी लिवर का इशू आ रहा है या किडनी का इशू आ रहा है, इन्हें एक फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करा लेना चाहिए। इससे क्लैरिटी मिलेगी कि किससे क्या चीज आपको सूट करती है।
क्योंकि वन थिंग कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल। मेरे पास रिसेंटली एक फैटी लिवर का केस आया था, जो 4th स्टेज सर कह रहे हैं, और उनका फूड इंटॉलरेंस कराया तो उन्हें राइस की एलर्जी है और उनको मिलेट्स की एलर्जी है। हम साउथ में बहुत ज्यादा राइस और मिलेट यूज करते हैं, तो उसमें राइस ब्राइन ऑयल चला जाता है, कोकोनट ऑयल यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपका टोटल आईजी मार्कर 200 के ऊपर जा रहा है, कुछ लिवर केसेस में आईजी मार्कर 4000 के ऊपर आता है, सो इन दोज केसेस फूड इंटॉलरेंस टेस्ट इज अ मस्ट, और उससे पता चलता है कि आपको क्या सूट नहीं करता है। जनरली जो तड़के वाला आपका क्वेश्चन आया, तो जनरली इसमें घी का तड़का यूज होता है या कोकोनट ऑयल का होता है। सो ½ टीस्पून टू 1 टीस्पून इज ओके फॉर अ कंजम्पशन। लाइक आई सेड बिफोर, ये ज्यादातर जैसे सर आपने भी बोला, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आप 10 बजे डिनर करें तो वही घी का तड़का आपके लिए पॉइजनस होगा। अगर आप 7:30 बजे डिनर कर रहे हैं तो वही घी का तड़का आप यूज कर सकते हैं खाने में, एंड इट विल गेट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। तो अगर आपका, काफी लोगों का नाइट शिफ्ट वाली जॉब होती है, उनके केस में भी वो लोग जब रात को तड़का लेंगे नहीं, मैंने डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने कहीं सुना था कि मस्टर्ड ऑयल जो है सबसे अच्छा होता है, माना जाता है। आई विल नॉट डिसएग्री टू दैट। मस्टर्ड ऑयल की, मस्टर्ड सीड्स की एलर्जी बहुत कम पाई गई है लोगों में, एंड मस्टर्ड ऑयल इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स टू यूज। बट अगर वही चीज है कि ब्रेकफास्ट 10:30 बजे हो रहा है, लंच ही हो रहा है 2:30 बजे, और डिनर ही हो रहा है 9, 9:30 बजे, तो आप कुछ भी ले लो तब जहर ही होने वाला है इसमें, फिर इट विल नॉट अफेक्ट मच। एंड थैंक यू डॉक्टर अत्रेय, थैंक यू डॉक्टर पांडे, आप लोगों ने समय निकाला और हमारे इस शो में हिस्सा लिया, लोगों को का ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत तो धन्यवाद, नमस्कार। किशोर